डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स की बुक का आज पहला टॉपिक हम अपलोड कर रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत मुबारक कि आप लोग सारे ही प्रमोट हो गए हैं माशाल्लाह से। तो आज से आप 10th की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट करें। पहला हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है फिज़िक्स 10th क्लास की, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें पहला हमारा टॉपिक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, ये खासा लेंथी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए आज के पहले लेक्चर में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने का जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन करना है, ताकि ये टर्म्स जब आपको अच्छी तरह से पता होंगी तो फिर आप बहुत ईजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और फिर हमें कैसे पता चलता है कि कोई वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें वाइब्रेटरी मोशन का पता होना चाहिए। वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेशन मोशन भी, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो इसके बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में आप लोगों ने देखा था कि एक टाइप जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है, और वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मूव करती है, आगे पीछे मूव करती है, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपको पता है बच्चों का जो क्रैडल होता है, झूला जो होता है बच्चों का, तो वो आप देखते हैं कि अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट जो है वो इस तरह से अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो ये जो रिपीटेड मोशन है, स्विंग की, क्रैडल की, सीसा की, ये सारी मोशंस जो है वो क्या हैं, ये वाइब्रेटरी मोशंस हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में आती है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये जैसे मैंने इस डायग्राम में भी बनाया हुआ है, डायग्राम इसकी बनी हुई है कि ये हमारे पास एक मैस है, इसको हमने एक स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है, और इस सिस्टम को हम मैस स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। जब हम इसको स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये मूव करता है, स्ट्रेच होता है स्प्रिंग, और फिर जब हम छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम इसकी एक एग्जांपल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास नेक्स्ट जब 3 टॉपिक्स हैं। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये वाइब्रेटरी मोशन तो है, लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम जो है उसके ऊपर भी हमने पूरा एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो देना है और प्रूफ करना है वहाँ पे भी हमने कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो बॉल एंड बॉल सिस्टम है। तो ये तीनों चीज़ें हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। आज इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो पढ़ेंगे। उससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के बारे में आ जाएं। अब देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है। हर जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बॉडी का वाइब्रेट करना ज़रूरी है, वाइब्रेटरी मोशन का होना ज़रूरी है। तो कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनती है, वो 2 कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल कर लेती है जब तो कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। ये आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो देखें, फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स is directly proportional to displacement from mean position and is always directed towards the mean position। कि जब हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो बॉडी जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर उस बॉडी के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है कि सपोज करें कि इस वक्त ये बॉडी जो है वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है। मीन पोजीशन स्टूडेंट्स वो पोजीशन होती है कि जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं हो रही। आप देखें, जैसे सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक मैस हम अटैच कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम आ जाता है। तो इस वक्त ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, मीन पोजीशन के ऊपर है, राइट। क्योंकि इस वक्त इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसके ऊपर 2 फोर्सेस तो एक्ट कर रही हैं, एक इसका वेट एक्ट कर रहा है, एक टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में,
लेकिन ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, एक ही लाइन पे जो है वो एक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस वक्त नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम कहेंगे ये इसकी पोजीशन मीन पोजीशन है। इसी तरह से स्प्रिंग को भी आपने देखे कि ना तो यहाँ पे स्ट्रेच किया हुआ है, ना ही आपने इसको कंप्रेस किया हुआ है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मीन पोजीशन है। तो ये पहली टर्म थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था मीन पोजीशन के बारे में। तो मीन पोजीशन जो है वो क्या होती है कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की वो पोजीशन होती है कि जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो वो बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होती है। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको मीन पोजीशन के बारे में। आप जब नेक्स्ट देखें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होती है उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, स्प्रिंग को जो है वो हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, आगे मूव कर जाती है। तो वो जिस पोजीशन पे भी पहुंचती है, सपोज करें यहाँ पे बॉडी इस वक्त पहुंच गई है, तो मीन पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और इसको हम एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो नेट फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। जब हम इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी जो है वो कम डिस्प्लेस होगी और हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। बॉडी चाहे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जो होती है। आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमी बात है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, राइट। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जो है वो होती है। और जो फोर्स है वो भी जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो है वो लग रही है और फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जो है वो होती है। तो ये इसमें दो चीज़ें थी फोर्स के बारे में कि एक तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरी बात ये कि वो जो फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी दो डेफिनेशंस हैं, दोनों में जब सिर्फ एक वर्ड का जब वो डिफरेंस है, जैसे ये मैंने सर्कल भी किया, आप देख सकते होंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन में मैं नेट फोर्स की जगह पे कह देता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारी डेफिनेशन एज इट इज वही रिपीट हो रही है। यहाँ पे हम कहते हैं नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए नेट फोर्स का और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, क्यों हमने नेट फोर्स की जगह पे एक्सेलरेशन जो है वो रिप्लेस कर दी है। तो स्टूडेंट आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नेट फोर्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन भी होता है। तो नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो एक्सेलरेशन भी आपको पता है नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही तो प्रोड्यूस होता है। तो अगर नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन ये मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग इसके साथ साथ देख लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन acceleration is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। जी, तो ये जो हम टर्म्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने मीन पोजीशन के बारे में देख लिया, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया और फिर हमें ये भी पता चल गया कि वो डिस्प्लेसमेंट जब नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जिसके अंदर यूज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरी है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को हम
अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हैं। ये अप्लाइड फोर्स एक्चुअली वो फोर्स होती है जो हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको वाइब्रेट करवाने के लिए। आप देखें जैसे ये अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि नेट फोर्स 0 है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं बाहर की तरफ, हम लेकर इसको आते हैं, तो ज़ाहिर हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। तो वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो हमारी अप्लाइड फोर्स है, या हम उसको क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है, बॉडी को मीन पोजीशन से फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आती है। और फिर जब हम बॉडी को यहाँ से रिलीज करते हैं, राइट, तो बॉडी जो है वो वापस मेन पोजीशन की तरफ आती है। तो इसका मतलब कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। वो फोर्स उसको जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करती है, वापस मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अगर ये सिंपल पेंडुलम के केस में भी देख लें, ये डायग्राम जरा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, शायद आप ना सही तरह से इसको देख पा रहे हो। अगर ये मेन पोजीशन पे था हमारे पास पेंडुलम, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को इस मेन पोजीशन O से इस एक्सट्रीम पोजीशन A तक जो है वो ले आए हैं। तो वो जो फोर्स हमने इसके ऊपर लगाई है वो फोर्स कौन सी है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। अब यहाँ पे जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या ये बॉल यहीं पे रुक जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये मूव करेगा, किस तरह मूव करेगा, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो वो फोर्स जो है वो क्या है, वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स वो फोर्स है जिससे हम बॉडी को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाते हैं वाइब्रेटिंग स्टार्ट करवाने के लिए, वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स है। और जब हम उस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं तो जिस फोर्स की मदद से वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आती है वो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है। अब हम अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों फोर्सेस में रिलेशन जो है वो क्या है, दोनों के दरमियान आपस में ताल्लुक जो है वो क्या है, क्या रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है या एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होती है। कैसे पता हमें इक्वल होती है, आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि अगर हम इस स्प्रिंग के ऊपर एक कम फोर्स लगा के इसको मूव करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, कम फोर्स लगाएंगे तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो आहिस्ता से जब वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगी। यानी कि जब हमारी अप्लाइड फोर्स कम होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स जब वो भी कम होगी। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें स्प्रिंग को, इसका मतलब कि हमने उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जब वो स्पीड के साथ वापस जब वो बॉडी मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को या अप्लाइड फोर्स को FEXT यानी कि F एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें आपको एक ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने माइनस का साइन साथ है वो लगाया है। तो ये माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। जैसे इस केस में हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स इज टूवर्ड्स राइट एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस वजह से हम इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपकी मर्जी है, ये नेगेटिव साइन आप चाहे एक्सटर्नल के साथ लगा दें, चाहे आप जो है वो रिस्टोरिंग के साथ लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन को इधर से इधर और इधर से इधर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों रिलेशन जो है वो इसके रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के दरमियान। उसके अलावा एक तीसरी फोर्स है, उसका भी यहाँ पे रोल होता है बॉडी को वाइब्रेट करवाने में। आप देखेंगे जैसे एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, बॉडी को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे ले गई। फिर जब हमने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फंक्शन था कि वो इसको मेन पोजीशन पे ले गई। लेकिन क्या ये बोला कि यहाँ पे रुक जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो क्या करती है, बहुत आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको मजीद दूसरी तरफ एक्सटर्नल पोजीशन पे ले जाती है, दूसरी तरफ जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाती है,
तो वो जो फोर्स है वो इनर्शिया की फोर्स है, यानी कि बॉडी जो है वो अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होता और वो आगे जो है वो मूव कर देता है, तो उसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ इनर्शिया। तो अब जब ये बॉडी यहाँ पे दो एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी के दरमियान वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर जो है वो हम कहेंगे कि दो फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्स जब बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ला रही होगी और दूसरी जो है वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रही होगी। तो जो मीन की तरफ लेके जाती है वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाती है वो हमारी इनर्शियल फोर्स है या फोर्स ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह ये तीन फोर्सेस हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस की मदद से ही कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। जी स्टूडेंट, उसके अलावा आप देखें कि इसमें थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेट फोर्स को तो हमने कर लिया, एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलता है। ये तो हमें पता चल गया कि फोर्स जब ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है, हालांकि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में भी। एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमी बात है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, और उसकी डायरेक्शन अगर एक बॉडी मूव कर रही है और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो बॉडी मूव कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट सपोज करें मूव कर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, तो उसमें एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शंस जो है वो हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, राइट। आपको पता है कि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चेंज दो तरह से होती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या फिर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में कि अगर बॉडी जो है वो सपोज करें इस तरह मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट, और उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और सेकंड केस में हम देखेंगे अगर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो अब बॉडी जो है वो अगेन टूवर्ड्स राइट जो है वो मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका जो है वो ऑपोजिट होगा। उसकी वजह जो है वो क्या है, उसकी रीजन ये है कि वेलोसिटी जब नेगेटिव होती है तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द मोशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। अब यहाँ पे देखें कि जब ये बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रही है, तो इसमें आप मुझे सोचकर स्टूडेंट्स जो है वो बताएं कि जब ये बॉडी ए से ओ की तरफ जाएगी, यानी कि एक्सट्रीम से हमने इसको रिलीज किया और ये मीन की तरफ जो है वो जा रही है, तो इस दौरान इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्यों पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, उसकी वजह ये कि यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है, जब हम उसको छोड़ते हैं तो इसका मतलब कि जीरो से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होना शुरू हो गई है, और इंक्रीज होते होते मीन पोजीशन पे आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। सो बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। उसके बाद जब बॉडी जो है वो अपने इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जो है वो मूव करती है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी उसकी कम होना शुरू हो जाती है, और कम होते होते एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आके उसकी वेलोसिटी जो है वो एक मोमेंट के लिए जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम से जीरो हो रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। यानी कि बॉडी तो एक्सट्रीम की तरफ जा रही थी, बी की तरफ जा रही थी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो अगेन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जो है वो आ रहा है। तो आपने देखा दोनों केसेस में चाहे बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है या एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
तो यही चीज़ हम जब वो इसके लिए भी डिस्कस कर सकते हैं, मैसेपिंग सिस्टम के लिए भी, बॉल एंड बॉल सिस्टम जब आप पढ़ेंगे उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फिर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यही दो कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या बन जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। तो हमने थोड़ा सा इन शॉर्ट भी ब्रीफली जो है वो डिस्कस किए हैं ये दोनों एग्जांपल्स, कि इसमें हमने ये देखा कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो मीन पोजीशन की तरफ है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के इन दोनों केसेस में। इस वजह से ये दोनों ही क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन इनको अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कल इंशाल्लाह, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स के इस तरह से आता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर हमने डेफिनेशन लिखनी है, ये डायग्राम बनानी है और इसको मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करना है, और उसके अंदर कुछ और टर्म्स आएंगे, आप लोग देखेंगे हुक्स लॉ वगैरह, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर फॉर्मेट के मुताबिक हमारा इंशाल्लाह लेक्चर कल का होगा। आज का ये जनरल सा लेक्चर था जिसमें हमने वो सारी टर्म्स जो है वो डिस्कस की हैं। तो होपफुली ये टर्म्स कल आपको इजी महसूस होंगी जब आप मेन टॉपिक इसका पढ़ेंगे, और आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा ताकि कल का जो बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको समझने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।